सूचना व संचार प्रौद्योगिकी तथा कृषि में क्या भूमिका है, और जितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अंतिम उद्देश्य कृषि उत्पादकता का है। तो इसमें अब केवल इसका इस्तेमाल कहाँ पे है, तो केवल इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। यानी कि हमारे पास कई ऐसे ऐप हैं, आपने खूब सारे ऐप के बारे में या सुना होगा या समझा होगा, जैसे किसान सुविधा ऐप, एम किसान ऐप है ना, या पूसा कृषि या एग्री मार्केट। तो ढेर सारे ऐप का नाम लिखते हैं कि किसान सुविधा ऐप, एम किसान ऐप, पूसा कृषि, ई नेम जैसे पोर्टल किसानों को कृषि उत्पादन, कृषि या फसल संबंधी जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जानकारी प्रदान कर रहे हैं। पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा किसानों के द्वारा यूज किया जाने वाला ये ऐप है। इसके अलावा हम डीडी किसान चैनल, और किसान कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर तथा एसएमएस व वॉइस एसएमएस आदि के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी जानकारियां प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये सारे पॉइंट किसानों को कृषि उत्पादकता के संदर्भ में, खेती को और बेहतर कराने के संदर्भ में एक बड़ा फायदा प्रदान कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उत्पादकता को बढ़ाने का ही एक बड़ा प्रयास है। अब नीचे आप, चूंकि हमें लिंक कहाँ से करना है, हमें ये भी लिंक करना है कि वास्तव में जो कृषि उत्पादकता है वो तो बढ़ रही है, साथ साथ इस सवाल में ये भी कहा गया है कि जो खाद्य संरक्षण है उसमें भी टेक्नोलॉजी की उपयोगिता। तो आप यहाँ से पॉइंट करते कि जहाँ विज्ञान और तकनीकी ने कृषि क्षेत्र में उत्पादकता के आधार को बढ़ाया, वहीं वर्तमान समय में खाद्य संरक्षण में भी इसका योगदान विस्तार पूर्वक देखा जा सकता है। क्या क्या देख सकते हैं, तो अब चूंकि खाद्य संरक्षण के बारे में लिखते हैं, तो अब इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तो यूज हो नहीं रही है। नॉर्मल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो यूज करती हैं उसी टेक्नोलॉजी के बारे में एक एक करके पॉइंट करना था। जैसे निर्बाध पैकिंग प्रोसेस, पहला हमने विस्तार किया कि वैक्यूम पैकिंग व्यवस्था है, निर्बाध पैकिंग व्यवस्था, और इस व्यवस्था के तहत हम O2 व CO2 की स्थितियों को नियंत्रित करते हैं, और इन स्थितियों के नियंत्रण के आधार पर भोजन को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। अब भोजन चाहे पका हुआ हो या वो फल या सब्जियां हों। दूसरा एक बहुत परंपरागत विधि है, और वो है तापमान विधि, यानी कि तापमान ज़्यादा या तापमान कम करके। आपने पाश्चुरीकरण का नाम सुना होगा, तो लुई पाश्चर ने बहुत साल पहले पाश्चुरीकरण विधि के बारे में समझाया। तो आप ये पॉइंट डालते हैं कि भाई तापमान को ज़्यादा या तापमान को कम करके हम अल्ट्रा हाई पाश्चराइजेशन या लो पाश्चराइजेशन या माइल्ड पाश्चराइजेशन जैसी व्यवस्थाएं करते हैं, और इससे ज़्यादातर दूध का संरक्षण या प्रिजर्वेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा आप पॉइंट डालते हैं कि पीएच मान को कम करने का प्रयास, और इसके लिए कई बार हम कुछ सिरका या अन्य अम्लों का उपयोग करते हैं, और खाद्य को लंबे समय तक सुरक्षित या परिरक्षित कर सकते हैं। यानी कि वही जो सिंपल सी बात थी जिसे आप बहुत सामान्य तरीके से जानते हैं, उसी को लिखना था। तीसरा भंडारण
के दौरान तापमान में को कम करके अब इसी के आधार पर हम फ्रोज़न मटर, टमाटर, मीट, मछली, इनको लंबे समय तक या बहुत दूरी से कहीं भी यातायात में शामिल करा सकते हैं। इससे जो हमारे किसान हैं या जो हमारे व्यापारी हैं उनको नुकसान नहीं हो रहा है। इनकी टेक्नोलॉजी जहां कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर रही है, टेक्नोलॉजी वहीं खाद्य संरक्षण में भी वृद्धि कर रही है, जो कि परंपरागत से लेकर के आधुनिक स्तर तक हमें व्यापार दे रही है या व्यवस्था दे रही है। आप कुछ रसायनों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत लंबे समय से आपने सोडियम बेंजोएट, है ना, आदि का जिक्र देखा था। तो इनका भी उपयोग करके हम जैम, जेली, सिरका, अचार आदि में लंबे समय तक संरक्षण की विधि को अपनाने की व्यवस्था दे सकते थे। तो इसके अलावा अब थोड़ा सा और एडवांस बढ़ते, क्योंकि ये तो एक बहुत परंपरागत बातें थी, एडवांस बढ़ते तो आप यूज करते कि आईओटी एंड एआई आधारित स्टोरेज व्यवस्था द्वारा। अब ये आज वर्तमान सुविधा है कि हम ऐसे स्टोरेज लगा रहे हैं जिसमें एआई और आईओटी का इस्तेमाल करते हैं, जो भोजन को या खाद्य को एक निश्चित टेम्परेचर पर फिट करता है, एक ऐसे व्यवस्था पर लेकर के आता है जिससे कि उसके अंदर के पोषक तत्व भी ना मरने पाए और हमारा खाद्य लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी का भी यूज होने लगा है। तो ये एक पहला सवाल था, और इस पहले सवाल में आप बहुत शानदार तरीके से लिख करके मेरे हिसाब से 150-200 शब्दों तक इसे निपटा जा सकता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिख रहा है कि व्हाट इज द साइबर क्राइम, यानी कि साइबर अपराध क्या है। राइट डिफरेंट टाइप ऑफ द साइबर क्राइम, विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के बारे में लिखिए। एंड एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू मिनिमाइज सच क्राइम, कैसे प्रौद्योगिकी ऐसे अपराधों को कम करने में मदद कर रही है ना। यानी कि एक तो टेक्नोलॉजी खुद है और दूसरा ये बताना है कि कैसे इसने एक तरीके से जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसे कम करने में तकनीकी का विकास हम तेजी से कर रहे हैं। तो आइए इन पर हम एक एक करके नज़र डालते हैं कि आखिर वास्तव में यह कैसे मदद कर रही है। तो जब हम इंटरनेट या आईटी के संसाधनों पर ऐसा कोई नकारात्मक व्यवहार हो, अब इसमें लिखने के लिए करना क्या था, बहुत सिंपल वे में 3 खंडों में तोड़ना था हमें। एक खंड है बताना था कि साइबर क्राइम की परिभाषा, साइबर क्राइम के बारे में बताना था, पहला खंड। दूसरा बताना था साइबर क्राइम के प्रकार, साइबर क्राइम के प्रकार। और तीसरे स्तर पर हमें ले चलना था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो अपराध को कम कर ले या अपराध होने ही ना दे। तो साइबर क्राइम को कम करने में तकनीकी मदद। भाई आपको ये आना चाहिए ना कि कैसी कौन सी युक्ति लगाएं कि साइबर क्राइम कम हो जाए। तो बड़ा बेसिक सा सवाल था, और इतना बेसिक सवाल कि हर किसी को इस विषय पर लिखने की क्षमता होनी चाहिए। अब यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए मेरे हिसाब से आप 40-50 शब्दों का उपयोग करते और या उससे भी कम कर लेते तो भी काम बन जाता। साइबर क्राइम के प्रकार बताने में भी आप 30-40 शब्द ले जाते तो लगभग 100 के करीब जा रहे हैं, और यहाँ भी आप वही 50-60 शब्द ले जाते तो इतना हो जाता तो काम बनता। इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिखा जा सकता था। तो साइबर क्राइम के बारे में आप ये बताइए कि इसकी परिभाषा दीजिए कि वास्तव में इंटरनेट या आईटी के संसाधनों के साथ किया गया ऐसा नकारात्मक व्यवहार जिससे कि हमारी जो इंटरनेट उपयोगिता है या कंप्यूटर की उपयोगिता है वह पूरी तरह से बाधित हो जाए या आंशिक रूप से बाधित हो जाए। तो इस व्यवस्था को हम साइबर क्राइम कहते हैं, और यह साइबर क्राइम
बड़े जनसमूह को अथवा किसी बड़े संस्थान को अथवा पूरे राष्ट्र तक को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। तो एक ये आप परिभाषा दे सकते थे, और परिभाषा देने के बाद अब इसके प्रकार बताते हैं। तो एक तो हमने क्या देखा, साइबर क्राइम। तो इसके बारे में बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी अथवा इंटरनेट के साधनों के साथ किया गया नकारात्मक अथवा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार, नकारात्मक अथवा मैलिशियस बिहेवियर, दुर्भावनापूर्ण व्यवहार जिसके आधार पर इंटरनेट अथवा कंप्यूटर आदि की उपयोगिता आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित हो जाए, अथवा कंप्यूटर आदि की उपयोगिता आंशिक अथवा पूर्ण रूप से बाधित हो जाए। बाधित हो जाए तो अब ये कहलाएगा साइबर क्राइम। आप पॉइंट डालते कि यह साइबर क्राइम बड़े जनसमूह को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ कई संस्थाओं को एक साथ प्रभावित कर सकता है, या यहां तक कई राष्ट्रों को प्रभावित कर सकता है, कई राष्ट्रों को प्रभावित कर सकता है। तो अब अगर राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है तो अब इसे क्राइम को वार मान लेते हैं कि भाई अब साइबर वार होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप इसकी एक सामान्य परिभाषा देते और फिर आप प्रकार के बारे में समझाते कि वास्तव में साइबर क्राइम के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पॉइंट डालते। चूंकि अभी एक ऐसी क्लास है जिसमें हम पॉइंट वाइज ही आपको बता पा रहे हैं, फिर भी हम प्रयास करें कि लिखें, लिख करके आपको समझाएं। खैर, प्रकार में आप पहला तो आप पॉइंट डालते मेलवेयर के बारे में कि सबसे बड़ा जो साइबर क्राइम चल रहा है उसका पहला प्रकार है मेलवेयर। जैसे इसमें कई सारे पॉइंट डालते हैं कि जो कंप्यूटर वायरस होता है ये मेलवेयर है, या वन्नाक्राई अभी बड़ा फेमस रहा, या इसको हम एक रैंसमवेयर जानते हैं, है ना। इसके अलावा स्पाईवेयर या ट्रोजन के बारे में जिक्र करते हैं, वर्म्स, हॉर्स, ये ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के मेलवेयर हैं जो दुर्भावना से प्रेरित होकर के हमारे सिस्टम को, इंटरनेट प्रणाली को प्रभावित करते हैं। मेलवेयर के अलावा आपका जिक्र होना चाहिए था, और आप पीडोफिलिया का जिक्र करते हैं कि पीडोफिलिया या चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक बृहद स्तर का साइबर क्राइम है। इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन किसी का पीछा करना या बुलिंग करना, अथवा स्पैमिंग जैसी सुविधा, एक नकारात्मक व्यवस्था, अवांछित तरीके से मेल करना, अवांछित तरीके से एसएमएस भेजना, ये ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के प्रकार में ही आते हैं। या साइबर क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो
जैकिंग द्वारा क्रिप्टो करेंसी हासिल करना, ये भी एक तरीके से साइबर क्राइम के तहत ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बड़ा फेमस साइबर क्राइम है, वो है साइबर हैकिंग। साइबर हैकिंग। तो इतने सारे हो गए लगभग, आप अगर इनको लिखते तो मेरे हिसाब से हर वर्ड पर दो दो चार चार बातें अगर जाती तो 30-40 शब्द के प्रकार आ जाते। अब लास्ट में ये पूछ रहा है कि भाई, तीसरा वाला जो खंड है, ये पूछ रहे हैं कि साइबर क्राइम को कम करने के लिए, इसको हमें रिड्यूस करना है या इससे बचना है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। देखो, इस पे दो स्तर पर बातें बन सकती है। एक तरीका कि भारत सरकार के पास साइबर क्राइम से लड़ने की साधन क्या है, तो आप वहां पर लिखते कि हमारे पास कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, सर्ट इन करके है, हमारे पास राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है ना, साइबर समन्वय केंद्र हमने बना रखे हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर ये पूछ रहे हैं कि साइबर जो क्राइम हो रहा है उससे या उससे प्रिवेंशन करने के लिए हम ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं। तो अब ध्यान देना, इसमें दो चार शब्द या लगभग 10 वर्ड बनने चाहिए थे कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को रोकने अथवा कम करने में तकनीकी, तो स्वयं की तकनीकी है और उस तकनीकी में हमें तकनीकी लगाने की आवश्यकता है। तो हम क्या कर सकते थे, हमारा एक ही काम है इसमें, सबसे मतलब कई सारे पॉइंट हैं। पहला तो जैसे फायरबॉल का यूज कर लेना, तो आप पहला पॉइंट डालते हैं फायरबॉल का उपयोग। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अत्यंत क्षमतावान व कठिन पासवर्ड का उपयोग, पासवर्ड का उपयोग तो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि तो ये इस्तेमाल होता है तब जब कभी कोई साइबर हैकिंग कर रहा हो, तो वो चूंकि हमारे आईडी और पासवर्ड को हैक कर लेते हैं, तो फिर हम यूज करते हैं बहुत पावरफुल फायरवॉल या एक मजबूत पासवर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन की एक आवश्यकता होती है। मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन, MFA। और ये आजकल बड़ा चल रहा है कि आप किसी भी ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी ई बैंकिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2-3 स्तर पर सुरक्षा के लेयर होते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी फैक्टर एथेंटिकेशन, कि पहले आप अपना थम्स लगाएंगे, फिर वहाँ पर जो स्क्रॉल कर रहे हैं या अपना एक कोड डालेंगे, उसके बाद फिर एक OTP आपको मिलेगा, तो OTP के जरिए आपका क्लियरेंस होगा। तो अब इतना अगर क्षमता व इतना कुछ व्यवस्था हो रही है, तो हम फिर हमारे पास साइबर क्राइम तो भटकेगा नहीं। इसके अलावा हम एक और तरीका निकाल सकते हैं, वो है कि समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए रखें। इससे भी ब्रीच नहीं होता, सिक्योरिटी ब्रीच होती नहीं है और साइबर हैकर यहाँ तक पहुँचने में कई बार असक्षम हो जाते हैं। और सोशल मीडिया सेटिंग की आवश्यकता होनी चाहिए कि भाई सोशल मीडिया सेटिंग आना चाहिए अच्छे तरीके से, नहीं तो यहां से भी साइबर क्राइम हो जाता है। जैसे सबसे खतरनाक साइबर क्राइम अगर देखा जाए तो वो है डीप फेक। अब डीप फेक वास्तव में एक साइबर क्राइम है जो आ कहां से रहा है, सोशल मीडिया इसका स्रोत बन जा रहा है कि वो हमारे फोटो को लेते हैं सोशल मीडिया से और फोटो का वो गलत या पोर्नोग्राफिक यूज करते हैं और इससे हम मेंटल और सोशल ट्रॉमा में जाते हैं। ये एक समस्या है।
तो अब इससे के लिए सोशल मीडिया सेटिंग्स में हमको कम से कम अपना अकाउंट प्राइवेट करना चाहिए, है ना, यानी कि एक प्राइवेसी लगा के रखना चाहिए। प्रोफाइल लॉक की सर्विसेज आती हैं, तो सेटिंग में जाना है और यहाँ से जा कर के हमें अपनी जो प्रोफाइल है उसे लॉक करना आना चाहिए। दूसरा, हम अपना जो प्रोफाइल है उसे प्राइवेट कर लें, तो इससे भी हम काफ़ी हद तक साइबर क्राइम से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा चौथा या पांचवा पॉइंट है कि आज के दौर में एआई का उपयोग, एआई हमें अवेयर करता रहता है या अवांछित साइबर क्राइम के खतरों से बचाने में सक्षम है। पांचवा, स्पैम लिंक की पहचान, लिंक की पहचान व उसे क्लिक ना करना व इसके लिए हमें अवेयर रहना, ये बहुत आवश्यक होता है। आजकल देखो तो भारत सरकार भी काफ़ी हद तक प्रयास कर रही है। अलग अलग जो हमारे सोशल मीडिया स्टार हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो हर स्तर के स्टार का इस्तेमाल कर रही है और वो छोटे छोटे क्लिप्स बनवाते हैं कि हमें मूंगफली बेचने वाला मत समझो, हम ये जानते हैं कि किस प्रकार के लिंक को क्लिक करना है, किस प्रकार के लिंक को क्लिक नहीं करना है। जैसे आपने देखा होगा कि वो जो त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने बहुत कई, मुझे लगता है कि एसबीआई का या भारत सरकार के कई सारे विज्ञापनों में अपना सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। छठवां जो पॉइंट हो सकता है वो है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग। तो ये भी एक बड़ी आवश्यकता है आजकल कि जब कभी मॉलवेयर या रैंसमवेयर की संभावना बढ़ रही है, तो मेलवेयर या रैंसमवेयर की संभावना में हम सबसे बेस्ट तरीका निकालते हैं कि हमारे पास टॉप क्लास का एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हो, तो हमारा काम बन जाएगा। इसके अलावा वीपीएन का यूज, तो 7 नंबर डाल देना कि वीपीएन का उपयोग करके भी हम साइबर क्राइम से कम कर सकते हैं, इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पॉइंट रहे हैं जिनको आप दे दें बिंदुवार, तो हमारा ये वाला आंसर राइटिंग बड़ा शानदार निकल के जाता। उम्मीद है कि आपने ऐसा ही लिखा होगा। नहीं लिखा है तो ठीक है, जैसा अब तो वही हाल है कि जो हुआ सो हुआ, और जितना भी आपने लिखा हो बेहतर है, कुछ तो आपने लिखा ही होगा, क्योंकि क्लासरूम में ये सारी बातें व्यापक स्तर पर हुई हैं और आपने इसे जाना भी है। आगे है, ये बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है और इस प्रश्न को करना भी बड़ा अच्छा है। और लिखा है कि हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर ट्रेन, हवाई टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता, इस कथन के औचित्य को सिद्ध कीजिए। वास्तव में अब आप ये मान के चलो कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आप इसे बहुत शानदार लिख पाओगे। ये है क्या? ये है, वास्तव में ये पूछ रहा है कि विज्ञान व तकनीकी के विविध क्षेत्र तथा उसकी दैनिक जीवन में उदाहरण सहित उपयोगिता, ये इस सवाल का सीधा सा मतलब है। अब बताओ कि इतना अच्छा सा सवाल है ये। अब इस बात पर मत जाइए कि कैंसर की बीमारी हमें ठीक करवानी ही है खाली, इस बात पर भी मत जाइए कि हमें केवल हवाई टिकट ही बुक करना है। लास्ट में जो कहना जीवन के हर क्षेत्र में, है ना, यानी कि वी नीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ बिगिनिंग, फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज कैंसर टू बुक ए ट्रेन और एयर टिकट। अब इसको जस्टिफाई करना है कि इस स्टेटमेंट को अपने शब्दों में बताओ
कि क्या ऐसा है, तो भाई अब आप लिखना शुरू करो। इतना वाइड एंगल देना है इसमें कि हम विज्ञान और तकनीकी का जो हमारे पास विविध क्षेत्र है उसको हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब आपको यहां पर यह पॉइंट देना है कि जैव तकनीकी व मानव जीवन यहां पर पॉइंट करना है। सूचना व संचार तकनीकी, सूचना व संचार तकनीकी व मानव जीवन। हमने क्लास में खूब इस पर चर्चा की है और हमने एक शब्द ऐड किया है, समाज। तो जहां पे समाज आ रहा है, सोसाइटी आ रहा है, वहीं पर मानव जीवन आ रहा है। तो हमारे समाज के लिए जैव तकनीकी, हमारे समाज के लिए सूचना संचार या अंतरिक्ष तकनीकी व जीवन या हमारा समाज, नैनो तकनीकी और रोबोटिक्स। ये तो बड़ा उपयोगिता वाला मामला हो गया आज के दौर में कि हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके कैसा एक बड़ा व्यापक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। तो ये कई सारे ऐसे सेक्टर हैं। अब हाँ, बहुत सारे तो नहीं जा सकते, लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन को टच कर रहे हैं उन विषयों को आप लिख सकते हैं कि जैव तकनीकी और मानव जीवन, इसी में से कौन सा आ जाएगा। कैंसर की चिकित्सा सेट कर सकते हो कि भाई हम दिखा देंगे कि आज हमारे पास जटिल और दुस्साध्य बीमारियों के इलाज के लिए बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिनमें से हम नाम देते हैं स्टेम सेल थेरेपी या थेरेप्यूटिक क्लोनिंग सर्विसेज जैसी सुविधाएं। इसके अलावा हम नवीनतम जो तकनीकियां हैं, खास करके जनन तकनीकियां, उनका भी जिक्र कर सकते हैं। सूचना और संचार तकनीकी, ये हवाई जहाज टिकट और ट्रेन जो हम बुक कर रहे हैं वो कहाँ से बुक कर रहे हैं, तो हमारे पास एप्लीकेशन है, हमारे पास इंटरनेट है। तो जो दो चीजें हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जो ई सर्विसेज उपलब्ध हुई हैं या बैंकिंग हमारे मोबाइल फोन तक आ गई हैं, या जो कंपनियां हैं वो हमारे मोबाइल फोन में आ गई हैं, इसलिए हम अब कहीं घंटों लाइन नहीं लगाते, बल्कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके हम तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं, सामान्य टिकट बुक कर सकते हैं। अंतरिक्ष तकनीकी और जीवन, अंतरिक्ष तकनीकी और जीवन का सबसे बेस्ट तरीका है यूज ऑफ जीपीएस। हम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं नेविगेशन। और आज नेविगेशन सिस्टम ने हमारे व्यक्तिगत जीवन को कितना आसान कर दिया है। तो दोस्तों, आपको बस इस पॉइंट पर लिखना था। ये बड़ा प्यारा सवाल है और मुझे लगता है कि एक वाइड एंगल दे रहा है आपको लिखने के लिए। मैं तो कहूँ कि अगर बड़े वाले में आता तो इसको और आप विस्तार से लिख सकते थे कि कैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसकी भूमिका बढ़ रही है। इसके अलावा नैनो तकनीकी और रोबोटिक्स, तो हम एक एक करके हर पॉइंट को आपको समझाते हैं कि किन किन बिंदुओं के आधार पर। देखो, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्ड लिमिट है वो भी बहुत आगे ना बढ़ने पाए, उसको भी हमें एक निश्चित सीमा के भीतर ही रखना है और उस आधार पर चलना है। तो हम बिंदुवार आपको दर्शा रहे हैं कि क्या क्या लिख सकते थे। तो जैव तकनीकी के बारे में जिक्र करते हैं कि जैव तकनीकी व मानव जीवन व मानव जीवन। अब यहां पर मेन पॉइंट यही है। आप, मैं चूंकि यहां पर एक आपको हेडिंग के साथ बता रहा हूं, आप उसे अपने हिसाब से वहां पे लिखे होंगे, ऐसा मान के चलता हूं। तो आप बताते कि जटिल व दुसाध्य के स्तर की वर्तमान बीमारियों का उपचार स्टेम सेल चिकित्सा, बोन मैरो
ट्रांसप्लांट, थेरेप्यूटिक, क्लोनिंग, चिकित्सा विधि, आदि के द्वारा संभव हो गई है ना। जैसे एग्जाम्पल डालते, जैसे कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, रक्त कैंसर व आनुवंशिक बीमारियां, व आनुवंशिक बीमारियां। तो इन सभी का इलाज आज हम जैव तकनीकी के तहत कर रहे हैं। और इसके लिए हम यूज क्या कर रहे हैं? स्टेम सेल चिकित्सा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग सर्विसेज, और साथ ही साथ हम एक और यहाँ पर पॉइंट करेंगे, और वो है जीन संपादन या जीन एडिटिंग। तो एक व्यक्तिगत जीवन को बेहतर करने में इतनी बड़ी भूमिका हम निभा पा रहे हैं, और हमने इन टेक्नोलॉजी का यूज किया, और आज हम इन सभी गंभीर बीमारियों का उपचार संभव कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट डाल देते हैं कि नवीनतम जनन चिकित्सा का विस्तार यहां से संभव है। आईवीएफ, सरोगेसी और 3 पेरेंट बेबी जैसी सुविधाओं ने अब कहीं न कहीं जनन व्यवस्था को भी नए सिरे में या नए ढर्रे में आगे बढ़ाया है। और व्यक्तिगत जीवन में आते तो यहाँ पर डालते जीएम, फसलों का विकास, फसलों का विकास। चूंकि व्यक्तिगत जीवन का मामला है तो आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो रही है, और पोषण स्तर पर सुधार, पोषण स्तर पर सुधार हो रहा है। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन को यूं कहा जाए शारीरिक और मानसिक स्तर पर एक मजबूत आयाम प्रदान कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे जो जैव तकनीकी और मानव जीवन के संदर्भ में या दैनिक जीवन के संदर्भ में तकनीकी उपयोगिता दर्शा सकते थे, और इसको सिद्ध कर दिया। अब दूसरी चर्चा वो कर रहे हैं कि ट्रेन और हवाई जहाज और टिकट के संदर्भ में। तो चूंकि हम जाएंगे वहां पर, लेकिन और विस्तार, चूंकि यहाँ पर ये बात लिखी गई है ना, जीवन के हर मोड़ में या हर क्षेत्र में, तो जीवन का क्षेत्र तो इतना ज़्यादा विस्तार कर रहा है कि हम लिखते लिखते थक जाएं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, एक लिमिटेशन ही रखनी है। तो सूचना व संचार व्यवस्था अथवा तकनीकी, तो अब इसने जीवन को कितना आसान कर दिया, वही बात उदाहरण के तौर पर हमें बतानी है कि आज हम 5G उच्च डेटा ट्रांसफर तकनीकी द्वारा 1 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की स्पीड प्राप्त कर रहे हैं, स्पीड प्राप्त कर रहे हैं, तथा इससे इंटरनेट सुविधा प्राप्त हुई है। मोबाइल फोन व इंटरनेट, मोबाइल फोन व इंटरनेट के आधार पर अब आप कई पॉइंट यहां पर डाल सकते थे कि हम दैनिक जीवन में
कई ऐप का इस्तेमाल करते हैं और वो व्यक्तिगत कंपनी या हम www करके उनकी वेबसाइट पर जाते हैं और इस आधार पर हम टिकट बुक करना और भीम यूपीआई आदि के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। तो अब इस पॉइंट्स के आधार पर आप और कुछ भी विस्तार कर दो कि ट्रेन की ऑनलाइन ट्रैकिंग टेली मेडिसिन टेली सर्जरी ई शिक्षा व्यवस्था ई प्रशासन आदि का भी हमें इस व्यक्तिगत जीवन में, इनके अलावा, एक तो ये हो गया, इनके अलावा हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जिनमें हम सूचना संचार व्यवस्था या तकनीकी का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत जीवन में तकनीकी उपयोगिताओं को बढ़ा रहे हैं। बहुत सिंपल से इस पे आंसर राइटिंग करनी है, कोई बहुत बड़ा इसमें हमें विस्तार नहीं करना। अब ध्यान देना, दूसरा जो पक्ष कह रहा है जैव तकनीकी और सूचना संचार के बाद, वो है अंतरिक्ष और जीवन। तो अब अंतरिक्ष के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सबसे ज्यादा जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण में आगे बढ़ाता है, तो इतना विस्तार से लिखेंगे तो ज्यादा शब्द हो जाएगा। मैं जानबूझ के थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं, इतना आप तो नहीं लिखे होंगे, सीधी सी बात है, इतना लिखना संभव भी नहीं है। मेरा उद्देश्य ये बताना है कि आप इन इन बिंदुओं तक जा सकते थे, या इतना इसे रोक सकते थे, या इतने के आसपास कहीं रह सकते थे, है ना। क्योंकि मैं थोड़ा विस्तार से जानबूझ के बता रहा हूँ कि हो सकता है आप वहां तक टच कर गए हो, या हो सकता है उसके बीच में हो, है ना, क्योंकि हमें सब तो समान रखने होगी वहां पे। खैर, अंतरिक्ष में आप जिक्र करते, और वो जिक्र करते कि हमारा जो उपग्रह क्षमता है, इससे हम दैनिक जीवन में जीपीएस का यूज कर रहे हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, उसी आधार पर हम आगे जाते हैं। पता चला गूगल से पूछ रहे हैं कि गूगल ये तमाम बातें हैं, या कल का मौसम कैसा होगा, हम आगे की प्लानिंग करते हैं, या गूगल से हम कुछ भी पूछने की क्षमता रख चुके हैं। तो वो सारी बातें उपग्रह क्षमता के आधार पर ही हैं। हम उपग्रह क्षमता के आधार पर संचार सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, ठीक। इसके आधार पर हम अपनी वैज्ञानिक चेतना का विस्तार कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जिनमें आप इस सवाल को बहुत शानदार तरीके से लिखते और लिख करके जस्टिस कर सकते थे कि अतः हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में या जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की भूमिका सर्वोपरि है, और हमारा जीवन विज्ञान और तकनीकी के आधार पर सरल और सहज होता चला जा रहा है, और हम कभी भी कहीं भी सुविधाओं को अर्जित करने में इसकी भूमिका देख पा रहे हैं, और इसके बिना जीवन अब आगे बढ़ना संभव ही नहीं है, और ये हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी, मैं ज्यादातर अंदर गया नहीं, लेकिन इन पॉइंट्स पर आप जा सकते थे। खैर, अगला प्रश्न है 6 नंबर का
कि वर्णन करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करती है। तो ये भी क्वेश्चन सीधे क्लास से ही आया हुआ है। हम लोगों ने क्लास में काफ़ी कुछ इस मुद्दे पर विचार किया कि आखिर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्या है। तो हमारे जो गुरुजी थे प्रोफेसर लालजी सिंह, उनको भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक माना जाता है। तो वास्तव में हमारा जो डीएनए है वो हमारी एक मूल पहचान है। दो तरह के डीएनए हैं, एक है वर्क डीएनए और एक है सैटेलाइट डीएनए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट डीएनए we obtain the variable number of tandem repeats, and variable number of tandem repeats provide us a specific DNA fingerprinting of every person. And with the help of VNTR, we distinguish between one or two or three suspect. अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको लिखने में हमें क्या क्या बताना था? इसको लिखने में पहली बात तो हमें समझाना था, कोई भी देखो जटिल तकनीकी है तो बताना पड़ेगा उन्हें कि वास्तव में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो पहला तरीका बताना था कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, चूंकि ये कह रहे हैं कि फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे मदद करें, तो यहां पर एक और चीज बतानी थी कि वास्तव में ये फोरेंसिक विज्ञान क्या है, चूंकि हमें उन्हें बहुत सरल भाषा में समझाना है। तो शुरुआत में दो बातें बतानी है हमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और दूसरा बताना है फोरेंसिक विज्ञान। इसको बताते हुए लगभग आप 30 से 50 शब्द या उससे भी कम शब्द, यानी कि मैं नीचे कर दे रहा हूं, इसमें पूरा कर देते। दूसरा, चूंकि अब आपके पास कुछ बचा नहीं, मदद की ही बात करनी है। मदद आप तभी सेट कर पाओगे जब आप ये बता पाओ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पहचान का निर्धारण कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है ये आप बता ले जाओ। तो आप ये बता सकते हो कि फोरेंसिक विज्ञान में इसकी भूमिका क्या है। तो तीसरे स्तर पर समझा देना है कि फोरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की भूमिका, क्योंकि भूमिका आप बताएंगे तो आप ये समझा ले जाएंगे कि वास्तव में जो ये हेल्प दे रहा है या मदद कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो इस तरह से, हाँ ये नोट से ही है, बिल्कुल नोट से ही है, लगभग सारी चीज़ें नोट से हैं। देखो अब ये जो सवाल था ना पीछे वाला, जितना हम लोगों ने विस्तार से किया कि हवाई टिकट से लेके बीमारियों इलाज तक, ये बहुत अंडरस्टूड सवाल है। वास्तव में ये पूछ रहा है इसको। तो अब इस तरह के प्रश्नों को अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो कोचिंग हुई है, जो आपने इसे सीखा है, फिर तो भाई सीधी सी बात ना कि लकीर पकड़ के थोड़ी कोई लिखा सकता है। आखिर है तो यही, जो एक डीप नॉलेज रखा है विज्ञान और तकनीकी, करीब 30 40 50 आंसर राइटिंग कर रखा है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह के प्रश्नों को लिखना या इस तरह के प्रश्नों के आंसर राइटिंग करना। बहुत सिंपल सा एक तरीका है, आइडिया है ये। खैर, तो अब थोड़ा सा इस पे हम और विस्तार से चलेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फोरेंसिक विज्ञान या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पहचान कैसे होती है। तो एक थोड़ा सा बताना है कि यह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अत्यंत सटीक फोरेंसिक विश्लेषण व्यवस्था है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति की पहचान सबसे स्पष्ट रूप से कर पाते हैं। और वास्तव में यह बायोमेट्रिक पहचान की तुलना में या बायोमेट्रिक पहचान की व्यवस्था के आधार पर अलग व्यवस्था है, और यह बहुत सटीक तरीके से पहचान निर्धारित कर पाती है। और फिर आप बताना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के निर्धारण के लिए हम कुछ अलग तरीके से या कुछ नए तरीके से व्यवस्था बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं कि फोरेंसिक विज्ञान अर्थात विधि विज्ञान या कानून
के क्षेत्र में जैव तकनीकी पहलुओं का अध्ययन, पहलुओं का अध्ययन किया जाता है तथा इस आधार पर विधि न्याय प्रक्रिया में मदद प्रदान की जाती है। न्याय प्रक्रिया में मदद प्रदान की जाती है। इसी दिशा में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वास्तव में एक अत्यंत सटीक फोरेंसिक विश्लेषण विधि है। अत्यंत सटीक फोरेंसिक विश्लेषण विधि है जिसके तहत डीएनए व जीन आदि का विश्लेषण किया जाता है। डीएनए व जीन आदि की पहचान की जाती है। अब आप इतना कुछ लिख दिए तो एक शुरुआत आपने बता दिया कि वास्तव में फोरेंसिक विज्ञान क्या है, और दूसरा आपने ये बता दिया कि उस फोरेंसिक विज्ञान के तहत हम ले आए हैं एक नई सुविधा जो विधि न्याय शास्त्र में मदद कर रही है, उसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आप थोड़ा सा विस्तार करते कि वास्तव में डीएनए दो तरह के होते हैं। एक होता है बल्क डीएनए, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते थे, और दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। ध्यान देना, क्योंकि मेरे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कई विधियां हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स है, वीएनटीआर है ना, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम है, बट मैं जो सबसे सटीक विश्लेषण आप बता सकते हैं, सबसे सही तरीका लिखने का वो ये है कि आप बल्क डीएनए और सैटेलाइट डीएनए का जिक्र करते और यहां बताते कि 99.9% जो अवेलेबिलिटी होती है पर पर्सन वो बल्क डीएनए की होती है, और जो सबसे डिफरेंस है या सब में जो डिफरेंस है वो है 0.1%, और इसी सैटेलाइट या 0.1% कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वीएनटीआर। और यही वीएनटीआर बेस होता है किसका? डीएनए फिंगरप्रिंट का। वास्तव में फिंगरप्रिंट का मतलब है कि उस डीएनए की पहचान करो जो हमारी बॉडी में यूनिक है। इसका मतलब हो गया यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी। तो इस यूनिक आइडेंटिटी का नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जो कि सब में अलग है। कितना परसेंट है वो? 0.1% डीएनए, और उसी का बेस मानते हैं और हम डीएनए फिंगरप्रिंट की पहचान करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं, तो अब इसके तरीकों को समझाते हैं कि इसमें जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें विधियां आप बताते कि पहला नमूना एकत्रीकरण, सबसे बेस्ट तरीका, यानी कि सबसे इनिशियल फेज पे हम जहां पे कहीं वारदात हुआ है, जहां पे कहीं कुछ ऐसा डीएनए फिंगरप्रिंट से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें हासिल करना है, जैसे मान के चलो कि हम लार, वहां से लार ढूंढना चाहें, या नाखून ढूंढना चाहें, या रक्त का WBC हासिल करना चाहें, अथवा जड़ सहित बाल हमें मिल जाए, या वीर्य मिल जाए, या
वजाइना का कोई पार्ट मिल जाए, अगर वहाँ पर कभी रेप की घटनाएं हुई हैं जैसी कुछ, या त्वचा अथवा कोशिका या उतक का हिस्सा मिल जाए, बशर्ते वो जीवित रहे, तो इन सभी से हम डीएनए प्राप्त करते हैं। और डीएनए प्राप्त करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट आप आगे बढ़ते कि हम इसका अब पीसीआर कराते हैं, यानी कि हम इसकी संख्या में संवर्धन कराते हैं। तो ये दूसरी विधि है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराना डीएनए का। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बाद हम डीएनए का खंडन करते, आवश्यकता के आधार पर डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करते, और डीएनए के खंडन के बाद तीसरी प्रक्रिया के बाद चौथी प्रक्रिया कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के आधार पर हम अंतिम और पांचवी प्रक्रिया कराते हैं जिसका नाम था सदर्न ब्लॉटिंग। और इस सदर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस के आधार पर हमें वास्तव में इस डीएनए से वो हिस्सा हासिल हो जाता है जिसका नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स या वीएनटीआर। और यही वीएनटीआर उस व्यक्ति की यूनिक पहचान है। ठीक, तो एक तरीका था जो क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बहुत क्लियर बता देते। ध्यान देना, इसके अलावा भी तरीके हैं जिसके आधार पर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझा सकते हो। पर सबसे सटीक आंसर राइटिंग यही मानी जाएगी मेरे हिसाब से। खैर, मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद हमारा जो तीसरा खंड था वो ये था कि जो हमारा फोरेंसिक साइंस है या विधि जो विज्ञान है, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे मदद करती। तो मदद ऐसे कर रही थी कि जो अब वांछित व्यक्ति है, सस्पेक्ट व्यक्ति है, वांछित है व्यक्ति की पहचान और किस आधार पर, वीएनटीआर के आधार पर कैसे करेंगे। जैसे ये मान लो कोई व्यक्ति है और ये नमूना था जो मिला था, तो हम व्यक्ति के डीएनए हासिल करेंगे, दूसरा हमने नमूने से जो डीएनए हासिल किया, इन दोनों से हम वीएनटीआर निकालेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। यहाँ से भी हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स निकाल लिए, और दोनों को जब हमने मैच कराया, इस तरह से ये मैच हो गए और मैच हुआ, और अगर ये बात ओके हो गई कि मैच्ड, तो हम कह सकते हैं कि वांछित व्यक्ति वही है जिसने यह अपराध किया है। तो आप ये पॉइंट समझाते वहां पर कि चाहे वो पैटर्निटी का मामला हो, चाहे वो किसी सस्पेक्ट को पकड़ना हो, या किसी लाश की पहचान निर्धारित करनी हो, तो ऐसी स्थितियों में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये विधि जैव विज्ञान में मदद कर सकती है। अगर आप और आसान लिखते तो आप हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में उपयोग किया गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व्यवस्था, या ऐसे कई सारे घटनाएं हुई हैं जब जब भारत में सीसीएमबी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का व्यवस्था अपनाई गई है, तो आप उनका जिक्र करते हैं और इस आधार पर आप एक शानदार सा उत्तर लेखन पूरा करते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये उतना आसान नहीं है कि आप या कोई भी इसे यूं ही लिख डालता। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारत में ड्रोन तकनीकी किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। उपयुक्त उदाहरणों सहित इसकी पुष्टि कीजिए। मैंने क्लास में खूब इस पर चर्चा की थी कि भारतीय वायु सुरक्षा या भारतीय वायु रक्षा का कार्यक्रम 100% आ सकता है, हालांकि वो तो नहीं आया,
लेकिन एक छोटी वायु रक्षा का कार्यक्रम हमारे सम्मुख दिखाई दिया। और छोटी वायु रक्षा कार्यक्रम कौन सा है? तो वो है ड्रोन। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारी जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको बेहतर करने में ड्रोन की भूमिका क्या है? तो देखा जाए, इसको लिखना कैसे था? इसको लिखना था, पहले हम ड्रोन का परिचय अथवा इसकी परिभाषा देते हैं कि वास्तव में ड्रोन है क्या। देखो भैया, बारात वाला ड्रोन का कॉन्सेप्ट अलग है वो भी ड्रोन, लेकिन हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी बातचीत हो रही है, तो वो ड्रोन अलग है। इससे हम कहते हैं यूएबी। क्या बोलेंगे? अनमैन्ड एयर व्हीकल, यूएबी, मानव रहित एरियल व्हीकल। इसी को सामान्य भाषा में हम और आप बोल देते हैं ड्रोन। तो एक सिंपल सी लाइन में लिखना था कि ड्रोन वास्तव में मानव रहित एरियल व्हीकल होते हैं जिन्हें मृद जमीन से या भूमि से केंद्रित व्यवस्था के आधार पर नियंत्रित किया जाता है, और यह स्वतः के आधार पर निश्चित दूरी तक अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और आमतौर पर इनका उपयोग टोही कार्यों में, निरीक्षण कार्यों में अथवा ऐसे कार्यों में जहां मानव के जीवन का खतरा है उसके लिए किया जाता है। भारत में रक्षा संदर्भों के लिए ड्रोन कई कैटेगरी के उपयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें आप पॉइंट डालते, जैसे कि हम यूज करते हैं माइक्रो व नैनो ड्रोन का उपयोग किया जाता है, और ये बड़े कम वजनी होते हैं। मतलब मान के चलना कि 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक होते हैं, 250 ग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम तक ये माइक्रो या नैनो ड्रोन होते हैं। अक्सर टोही कार्यों में इनका इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि उरी में एक फिल्म देखा होगा आपने, गरुण का इस्तेमाल किया गया, तो वो एक इसी श्रृंखला में आए। इसके अलावा हमारे पास कुछ और वजनी श्रृंखला के भी हैं, जिनमें से स्मॉल अनमैन्ड एयर व्हीकल, मध्यम यूएवी और अधिक क्षमता वाले या बड़े अनमैन्ड एयर व्हीकल हैं। तो दूसरे वाले आते हैं, इन्हें स्मॉल अनमैन्ड एयर व्हीकल या यूएवी कहते हैं, और इनका जो वजन है वो बड़ा कम इनका भी है। 25 किलोग्राम से लेकर के केजी से लेकर के 150 केजी तक के ड्रोन उपयोग में लाए जा रहे हैं। इसके अलावा मध्यम या माइल्ड पावर के अनमैन्ड एयर व्हीकल भी भारत सरकार के पास है, जो कि 150 किलोग्राम से लेकर के 600 किलोग्राम की क्षमता वाले होते हैं, और ये युद्धक स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं। हमने बड़े आकार के भी यूएवी बनाए हैं, जो कि 600 प्लस किलोग्राम के तक वजनी होते हैं। इसके अलावा ड्रोन वजन के अलावा भी अलग अलग कैटेगराइज किए जाते हैं भारत सरकार के आधार पर, जो हमारे पास हैं उनकी उड़ान के आधार पर, जिनमें से 2 बड़ी कैटेगरी है। एक होती है हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल और ड्रोन, और दूसरे होते हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो 2 अलग अलग कैटेगराइज के ड्रोन हैं। अब दूसरा पूछ रहा है कि सुरक्षा के संदर्भ में इनमें से कुछ आपको बताना था, कुछ नाम बताइए, उदाहरण के साथ बताना है कि ड्रोन हमारी सुरक्षा में किस किस स्तर पर आ रहे हैं। तो भारत के कुछ ड्रोन जिनके नाम आपको बताने चाहिए, और चूंकि जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक उदाहरण सही से सटीक रूप में जाना नहीं जाएगा। क्या क्या हो सकता है? जैसे हम आपको बिंदुवार बता रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में शामिल ड्रोन, जिसे हम कहते हैं यूएवी अनमैन्ड एयर व्हीकल, 1999 के कारगिल युद्ध में हमने खूब यूज किया। उसका नाम था यूएवी निशांत, और आगे चलकर बना यूएवी पंक्षी। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल
निशांत व अनमैन्ड एयर व्हीकल पंक्षी, ये दो सेम कैटेगरी के हैं। 1999 कारगिल वार में इसका इस्तेमाल किया गया। हमने और एडवांस अनमैन्ड एयर व्हीकल रुस्तम बनाए हैं, और रुस्तम का हमने दोनों वर्जन बनाया है। रुस्तम के पास हेल भी है और रुस्तम के पास मेल भी है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड भी चलते हैं ये, और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस भी चलते हैं। इनमें से रुस्तम का मार्क 1, रुस्तम का मार्क 2 सक्सेस है, यानी कि ये चल रहा है, और रुस्तम के मार्क 3 की लाने की तैयारी है। और ऐसा प्लान है कि ये अनलिमिटेड पावर के साथ काम करेगा और हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखेगा। क्योंकि ड्रोन की सबसे बड़ी समस्या क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ या किसी भी कार्य के संदर्भ में, इसका बैकअप ज़्यादा होता नहीं। अगर बैकअप बढ़ाया जाता है तो वजन बढ़ जाता है, ऐसी स्थितियों में ये विजिबल हो जाता है बहुत, तो इसलिए अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं। तो हम जो मार्क 3 लेके आएंगे रुस्तम का, वो अनलिमिटेड बैकअप के साथ काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास और क्रमबद्ध रूप में ड्रोन बनाए गए हैं, जैसे हम नेत्र ड्रोन का उपयोग करते हैं, और आज के दौर में जो BSF हमारा है ये व्यापक स्तर पर नेत्र ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे पास लक्ष्य ड्रोन है, ये भी हमारी सेना उपयोग में लाती है लक्ष्य ड्रोन का। इसके अलावा ADE पुष्पक करके एक ड्रोन है, और उल्का, धनुराशि, ऐसे छोटे मोटे ड्रोन बहुत सारे यूज करते हैं। ADE पुष्पक, उल्का ड्रोन, धनुराशि ड्रोन। तो भारतीय सुरक्षा के पैमाने को मजबूती देने के लिए इस अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन और इनके उदाहरण ये रहे, आप इन पर विस्तार पूर्वक लिखते तो मुझे लगता है कि बेहतर काम बन जाता। खैर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और ये दूसरे सेगमेंट के सवाल हैं, क्योंकि अब हम दूसरे सेगमेंट की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जिनमें से है कि चर्चा करें कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने, अच्छा मिशन हुआ और उसने मील का पत्थर बना दिया, ने विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों के महत्व को बढ़ाया है। इसका भी उल्लेख करें कि अंतरिक्ष मिशन, कोई भी अंतरिक्ष मिशन, उसमें अब आप केवल मिशन ही ना समझें, बल्कि इसमें यह भी समझें कि जो हम उपग्रह भेजते हैं वो भी मिशन ही एक तरीके से। कृषि, डिजास्टर मैनेजमेंट और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में कैसे सहायक है, ये सवाल हूबहू क्लासरूम का ही सवाल है। अब हमारे खान सर लगातार आपके सम्मुख वीडियो प्रसारित कर रहे हैं कि BPSC पता नहीं क्या ही हो गया है कि सारे सवाल हमारी क्लासरूम के उठा उठा के दे रहे हैं। खैर, जो भी हो, हम बहुत सरल हृदय से स्वीकार करते हैं कि ऐसे ही आप आगामी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए सवाल बनाते रहिए। और ये केवल एक इत्तेफाक नहीं है दोस्त, मैं स्वीकार करता हूँ कि ये केवल इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये मेहनत है, और ये मेहनत है आपके बैठने की, ये मेहनत है हमारे सभी अध्यापकों के रिसर्च की, और ये मेहनत है खान सर के एक मजबूत प्रयास की। ये यूं ही नहीं हो जाता कोई चीज़, कहते हैं ना कि यूं ही नहीं कोई उस मंजिल तक पहुंच जाता है जहां पर लोग उसे देखकर जलने लगते हैं। तो उस जलने वाले मंजिल तक पहुंचने के लिए भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। आपकी विजिबिलिटी ही नहीं, आपको कोई जानते नहीं, जले कौन? तो जलने के लिए आपकी विजिबिलिटी बहुत आवश्यक है ना, तो ये बड़ी आवश्यकता होती। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं। मुद्दा यह है कि चर्चा करें कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन विश्व स्तर पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को बढ़ाया। इसका पहला सेगमेंट है, और दूसरा है कि यही लिखना भी चाहिए था आपको, क्योंकि पीछे वाले में ना वाईफाई से आप क्या समझते हैं, व्हाई डू अंडरस्टैंड बाय द वायरलेस फिडेलिटी, ये बड़ा सवाल बन नहीं पाएगा। कारण मतलब पता नहीं क्यों उन्होंने दिया। हालांकि 3 सेगमेंट पूछ रहे हैं ये, एक की इंडियन इकोनॉमी में, दूसरा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें, और तीसरा हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में ये कैसे मदद कर रहा है। फिर भी
जितना बेहतर आप ये लिख पाएंगे, मेरे हिसाब से, हो सकता है आपका यही तैयार हो, उतना बेहतर इसमें, उतना मतलब कहने का सही है कि अगर मैं भी अध्यापक हूँ और मुझे चयन करना हो तो मैं ऊपर का चयन करूंगा। कारण कि इसमें स्कोप है लिखने के, बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ भी है, पर वर्ड लिमिट है इसके पास। रीज़न की भाई वाईफाई बताने में कितना टाइम लग जाएगा, सिंपल सी बात है कि वाईफाई एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लैन है, जिसके द्वारा हम 100 मीटर के एरिया में बेतार संचार व्यवस्था प्रसारित करते हैं, जिसके लिए हम 2.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति और 50 मेगाबाइट प्रति सेकंड की गति सीमा का उपयोग करते हैं। और इस पूरे क्षेत्र को जहां पर इसका प्रसारण हो रहा है उसे हम वाईफाई क्षेत्र या हॉटस्पॉट जोन कहते हैं। इसके दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक क्लोज प्रोटोकॉल जिस पर पासवर्ड लगा होता है, एक ओपन प्रोटोकॉल जिसके पासवर्ड नहीं लगे होते, लाइक वाईफाई स्पॉट या हॉटस्पॉट जोन आप रेलवे स्टेशन, हॉटस्पॉट जोन आप बस स्टॉप एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो वो सब ओपन प्रोटोकॉल पे चलते हैं। इतना बता करके आपको बस ये लिखना था कि इंडियन इकोनॉमी में इसका योगदान क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका योगदान क्या है, और हायर एजुकेशन में। तो हर पॉइंट पर आप 50-50 बिंदु अगर लिखते, और लिखना असंभव भी है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है इसमें, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कि चंद्रयान और मंगलयान महत्वपूर्ण मील के पत्थर ने। देखो इसको लिखना है ना, तो कैसे हमें थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक इसका एक फैक्टर समझाता हूँ। पहले हमें भारतीय मिशन या भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में बताना होगा, और हमारा जो पाठक है उन्हें यह समझाना होगा कि हम आर्बिटर, लैंडर और रोवर क्षमता से युक्त राष्ट्र हैं, और भविष्य में हम नमूना वापसी मिशन, भविष्य में हम नमूना वापसी मिशन व मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के संदर्भ में प्रयासरत हैं। तो ये एक इनिशिएशन करना था, और उसी संदर्भ में आप कहते कि इन अंतरिक्ष मिशनों के संदर्भ में हमारे दो प्रमुख मिशन, यानी कि चंद्रयान मिशन, अब यहां पर कोई जिक्र तो है नहीं 1 2 3 4, तो चंद्रयान मिशन, और दूसरा मिशन मंगलयान मिशन। मुझे उम्मीद थी कि ये पूछेंगे नहीं मंगलयान, गगनयान वगैरह पूछना चाहिए था, पर मंगलयान तो बंद हो चुका है, पर उनकी मर्जी, मंगलयान ही पूछ ली। चंद्रयान मिशन और मंगलयान मिशन के बारे में बताना है, और कितना बताना है, लगभग 30 से 40 शब्दों में इसके बारे में समझाना था, और यहां भी लगभग उतना ही समझाना था, 30 से 40 शब्दों में। क्योंकि जब तक आप, क्योंकि कोट किया ना इनको उन्होंने, तो जब तक आप इनके बारे में बताएंगे नहीं तब तक आप इस स्तर पर आगे बढ़ नहीं सकते। तो अब सवाल है कि यहां पर पढ़ना कि कोट तो 2 को किया गया है, लेकिन एक शब्द लगाया है जैसे। जैसे का मतलब है कि अब आपके पास लेखन विस्तार है, ऐसा नहीं कि आप बंध चुके हो और आपके पास लेखन विस्तार ही खत्म हो चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तब आप आराम से विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन कोट हमने 2 का किया, तो हम 2 के बारे में 30-40 शब्दों में बता दिए कि भाई चंद्रयान भारत यानी इसरो की एक भविष्योन्मुखी और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके तहत हमने चंद्रयान 1 2 3 के द्वारा ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर की क्षमता हासिल कर ली है, और चंद्रमा की सतह पर कई अनुसंधान कार्य संपन्न किए, जिनमें से चांद की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग और चांद पर बर्फ या जल के खोज के स्तर पर हमें उपलब्धि प्राप्त हुई।
भविष्य में हम चंद्रयान 4 के जरिए और 5 के जरिए नमूना वापसी मिशन तथा भविष्य के मानव को चांद पर उतारने जैसे कार्यक्रमों में प्रयासरत हैं। इतना लिख देते हैं। मंगलयान भी लिखते कि भारत का पहला परग्रहीय मिशन यानी कि दूसरी ग्रह के लिए मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन वर्ष 2013 में भेजा गया और 14 में ये मंगल की कक्षा में पहुंचा और कई वर्षों तक मंगल का ऑर्बिटर या मंगल की कक्षा में चक्कर लगाते हुए अपने अनुसंधान कार्य पूरा किए। तो अब ये तो बात हमने कह दिया, लेकिन इससे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक जगत में क्या बढ़त मिली उस पर लिखना था। तो अगले सेगमेंट पे आते और इनको बताने के लिए फिर आप ऐड करते कि इन मिशनों के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को मिली वैश्विक पहचान, मिली वैश्विक पहचान। इस मुद्दे पे अब हमें गहन परिचर्चा की आवश्यकता थी क्योंकि इसका सार यही है पूरे सवाल का, पहले वाले खंड का। तो आप इसको लपेटने में या इसको लिखने में लगभग 100+ शब्दों का उपयोग आपके लिए निर्धारित रहा होगा या आपने इसे यूज किया होगा। अब इसके 3 खंड पे लिखे जा सकते थे। एक खंड आप चंद्रयान मिशन को कोट करते कि चंद्रयान मिशन से कैसे वैश्विक पहचान मिली। दूसरा आप कोट करते कि मंगलयान या मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन से कैसे वैश्विक पहचान मिली। और तीसरा कोट करते वो था अन्य मिशन, और चूंकि जैसा लिखा है ना तो यहां पर अन्य मिशन भी डाला जा सकता था। इस तरह से 3 स्तर पर आप अपने पैरा आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या पॉइंट करना था उसे ध्यान देते हैं। अब चंद्रयान मिशन में आप वैश्विक जो हमें बढ़त मिली वो कौन कौन सी है जिसको आप लिख सकते थे। तो पहला तो चंद्रयान 1 जो कि वर्ष 2008 में गया, द्वारा चांद की सतह के साथ बर्फ के रूप में जल की खोज के रूप में जल की प्राप्ति। भले ही अब इसे लोग ना माने, बात अलग है, लेकिन मैंने किया और इसके लिए हमने नासा के पेलोड मिनीसॉर का उपयोग किया और ये वैश्विक स्तर पर दुनिया के देशों की निगाह को आकर्षित करने का प्रयास किया। दूसरा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 से हमने सॉफ्ट लैंडिंग की और कहां की, तो साउथ पोल से 600 किलोमीटर दूर। तो अब इसे पास ही कह सकते हैं। ऐसा करने वाले हम प्रथम देश बने और ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबल स्तर पर हमारी जो क्षमता है दर्शाने का एक व्यापक स्तर रहा। सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हम दुनिया के चौथे देश बने और जहां इतने सारे देश हों वहां चौथे स्तर का देश बनना वैश्विक परिचय का या वैश्विक पहचान का एक बड़ा दृष्टिकोण हो सकता है। तो इन बिंदुओं को आप डालते। इसके बाद कहते कि चंद्रयान के जो भविष्य के मिशन हैं उसमें इसरो व जाक्सा का कोलैबोरेशन है और ये कोलैबोरेशन दर्शाता है कि दुनिया के देश हमारी इसरो के साथ चंद्र अभियान में मदद करने या इसरो के साथ चंद्र अभियान में अपनी संभावना को आगे बढ़ाने में आना चाहते हैं। हमने मून इकोनॉमी जैसे कॉन्सेप्ट में प्रवेश किया जिसमें दुनिया के गिने चुने देश ही हैं। तो एक और पॉइंट डाल देते हैं कि हमारा जो प्रवेश है वो मून इकोनॉमी में हुआ है। चंद्र अर्थव्यवस्था वाले देश हम बन गए हैं।
कि भविष्य में हम और देशों को ये सुविधा दे पाएंगे कि आओ हम तुम्हें चांद की तरफ ले चलें। दूसरा दोस्त, मंगलयान में आप क्या पॉइंट डालते हैं? लगभग मान के चलो इसको लिखते लिखते आपके 30-40 शब्द पूरे हो जाते हैं, तो आप मंगलयान ने कैसे एक वैश्विक पहचान बनाई, उस पॉइंट को लिखना बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो हम मंगलयान की तरफ चल रहे हैं, वहां पे जगह है नहीं। तो मंगलयान, हालांकि ऑफिशियल नाम इसका मार्स ऑर्बिटर मिशन है, तो इससे हमें वैश्विक स्तर पर क्या ऐसा लाभ मिला, या वैश्विक स्तर पर हमने कैसे ग्लोरीफाई किया अपने स्पेस प्रोग्राम को? तो सबसे बड़ा रहा कि एशिया के हम पहले देश बने मंगलयान या मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले, और पहले ही प्रयास में दुनिया के पहले देश बन गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मंगल की कक्षा में, मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाले हम एशिया के प्रथम देश व अपने पहले प्रयास तथा सबसे कम धनराशि, 450 करोड़ ही लगा था, सबसे कम धनराशि के आधार पर सफलता प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम देश बन गए हम लोग। दुनिया के प्रथम देश बने। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट हो गया कि किस स्तर पर इन मिशनों ने वैश्विक रूप में ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया। ये छोटा मोटा बात है। इसके अलावा मंगल ऑर्बिटर मिशन या परग्रहीय मिशन को भेजने के लिए GSLV C-25 एक्सेल वर्जन का उपयोग किया गया, और अभी तक GSLV के लेवल पर इतने कम क्षमतावान प्रमुचन यान का उपयोग करके किसी भी देश ने परग्रहीय मिशन नहीं किया है, और किया भी है तो वो असफलता प्राप्त किया है। सफलता पहली बार प्राप्त करने की क्षमता केवल राष्ट्र के पास है, वो है भारत, यानी इसरो। तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक संकल्प है, और इस आधार पर भारत आज ग्लोबल मार्स मिशन वाले देशों की कतार में है, कि जो देश मार्स पर जा चुके उस कतार में हम आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य में आप क्या लिखते हैं जिसने अन्य मिशन जिसने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई? तो इनमें से पहला आप डाल देते हैं कि बहुत कम समय में IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या नाविक की सफलता। दूसरा आप डालते कि निसार कार्यक्रम की तैयारी, नासा हमारे साथ मिल करके कार्य कर रहा है। ये आम बात नहीं है, एक वैश्विक उपलब्धि है, हमारी स्वीकार्यता है कि हम इतने बड़े मिशन करने में सक्षम राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम वैश्विक उपग्रह को भेजकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमने लगभग
344 प्लस सैटेलाइट भेजे हैं, 200 मिलियन प्लस डॉलर पैसा हमें मिला है। और ये अभी हाल फिलहाल हमने वन वेब के 36 कॉमर्शियल संचार उपग्रह लॉन्च किए, और ये संचार उपग्रह 5 टन प्लस थे। और इस 5 टन वजनी संचार उपग्रह भेज करके हमने दुनिया को दिखाया कि वो देश जो भारत था, जो अपने संचार उपग्रहों को भेजने के लिए एरियन 5 का इस्तेमाल करता था, फ्रेंच गुयाना जाता था, वह देश भारत आज फ्रांस आधारित जो वनवेब है, जो कि स्पेस एक्स को टक्कर दे रही है, उनके 36 के फर्स्ट जनरेशन के 36 उपग्रह निम्न भूकक्षा में स्थापित किए। और ये कहीं ना कहीं हमारे वैश्विक बढ़त को मजबूती प्रदान करता है। इतना लिखते तो आप इस उत्तर लेखन के पहले खंड तक पहुंच जाते हैं। अब बचा कितना कि यह उल्लेख करें कि अंतरिक्ष मिशन आपदा, कृषि और शहरी नियोजन में कैसे सहायक है। तो इस पॉइंट को लिखना बेहद आसान था कि उल्लेख करना था कि कृषि, आपदा प्रबंधन व शहरी नियोजन में अंतरिक्ष मिशन की भूमिका, अंतरिक्ष मिशन की भूमिका, इस पॉइंट को आप बहुत शानदार तरीके से नोट कर सकते थे। अब इसमें ना दो बातें आप डाल सकते हैं। क्या क्या? एक तो सुदूर संवेदी उपग्रह व उपयोगिता, एक ये पॉइंट। दूसरा आप यहां पर डाल सकते थे कि मौसम उपग्रह, मौसम उपग्रह और इसकी उपयोगिता। ये दोनों पॉइंट जब आप लिखते हैं तो आपको फिर हर क्षेत्र के बारे में कि इनका उपयोग करके हम आपदा से पूर्व, आपदा से के दौरान और आपदा के बाद, तीनों स्तर पर हम एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, इनके आधार पर आप कृषि उत्पाद, अभी हमने इससे पहले चर्चा की थी, को बढ़ावा, और कृषि उत्पाद को बढ़ावा कहाँ से हो गया कि आप मौसम का पूर्वानुमान लगा रहे हैं, कृषि क्षेत्र का मानचित्र कर रहे हैं, कृषि भूमि का मानचित्रण करने में सक्षम है, कृषि प्रबंधन करने में सक्षम है कि कितना इसमें उर्वरक लग रहा है, कितना कीटनाशक लगना चाहिए, कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं। वह सारी बात हम रिमोट सेंसिंग से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ व सूखा क्षेत्रक का विश्लेषण करते हैं, और कृषि के क्षेत्र में हम फसल उत्पादन पूर्वानुमान भी लगा देते हैं। फसल उत्पादन पूर्वानुमान यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन फॉरकास्टिंग करने की पूरी क्षमता हमारे पास है। इससे कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विस्तार मिल रहा है। और लास्ट में शहरी नियोजन के बारे में जिक्र करते हैं कि जो शहरी अवसंरचना का विकास व प्रबंधन, खास करके सड़क, पुल,
भवन निर्माण, दूसरा पॉइंट डालते और वो है अर्बन फ्लडिंग जैसी स्थितियां से बचाव व प्रबंधन। ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे जिनमें आप अंतरिक्ष तकनीकी की भूमिकाओं का जिक्र कर सकते थे। तो दोस्तों, हमने क्रमशः एक एक करके हर उत्तर लेखन पर वास्तविक रूप में आपके साथ अपने इनपुट प्रदान किए। चूंकि यह एक निश्चित समय है और इस निश्चित समय में हालांकि इतना ही समय या इससे भी कम समय आपको मिला होगा और लगभग आपने भी इतना ही लिखा होगा, या हो सकता है इससे थोड़ा अलग या इससे थोड़ा पास या इससे थोड़ा दूर लिखा हो, पर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसे अच्छे से करें। और अब इसके बाद आपकी जो पॉलिटी क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है और आप उसे पॉलिटी वाली क्लास के जो हमारे सवाल हैं उनको देखिए। और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जो परीक्षा हुआ वो बेहतर जाए, अच्छे अंक मिले और आप सीधे इंटरव्यू में प्रवेश करें। नमस्कार, धन्यवाद।